आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत अपूर्ण अभिलेखों से खाते बनाना, इकहरा लेखा प्रणाली, वह लेखा प्रणाली जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं होती, इसे एकल या एकांगी प्रविष्टि प्रणाली भी कहा जाता है। इस तरह से दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए लेखे पूर्ण एवं वैज्ञानिक होते हैं, परंतु कुछ छोटे व्यवसायियों के द्वारा नाम मात्र व वास्तविक लेखों की उपेक्षा करते हुए केवल रोकड़ पुस्तक एवं व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं। इन लेखों का उद्देश्य व्यवसाय में उपलब्ध रोकड़ की राशि, देनदारों एवं लेनदारों की जानकारी प्राप्त करने तक ही सीमित होता है। इन लेखों से लाभ हानि व वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी ना हो पाने के कारण इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो ऐसी लेखा प्रणाली जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं होती, उसे अपूर्ण लेखा प्रणाली, एकांगी प्रविष्टि प्रणाली, एकल प्रविष्टि प्रणाली कही जाती है। अपूर्ण लेखा प्रणाली की परिभाषा के अंतर्गत बाटलीबाई ने इसे स्पष्ट किया है कि एकल प्रविष्टि प्रणाली पुस्तपालन की ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत देनदारों एवं लेनदारों के व्यक्तिगत लेखे रखे जाते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं अपूर्ण एवं इकहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं की ओर। इसमें पहला है केवल व्यक्तिगत खातों को रखना। इस प्रणाली में केवल व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं और वास्तविक तथा नाम मात्र के खाते को नहीं खोला जा सकता। दूसरा है मिश्रित रोकड़ बही का रखा जाना। इस प्रणाली में एक ही रोकड़ बही में व्यवसाय के लेन देनों का तथा व्यवसाय के स्वामी के निजी लेन देनों का लेखा किया जाता है, अतः मिश्रित रोकड़ पुस्तक रखी जाती है। तीसरा, मूल प्रमाणकों पर आश्रित। इस प्रणाली में उचित सूचना इकट्ठी करने के लिए मूल प्रमाणकों पर आश्रित होना पड़ता है, जैसे कि किसी विशेष अवधि के अंत में क्रय की राशि को पूर्तिकर्ताओं से प्राप्त बीजकों का योग लगाकर ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार विक्रय की राशि को ग्राहकों को दिए गए बीजकों की प्रतिलिपियों का योग लगाकर ज्ञात किया जाता है। चौथा है एक रूपता का अभाव। इस प्रणाली के अंतर्गत एक फर्म द्वारा बनाई गई पुस्तकें दूसरी फर्म द्वारा बनाई गई पुस्तकों से भिन्न होती है, क्योंकि इस प्रणाली में दोहरा लेखा प्रणाली को व्यावसायिक गृहों की वास्तविक आवश्यकताओं और सुविधा के अनुरूप समायोजित किया जाता है। पांचवा है उपयुक्तता। इस प्रणाली के अंतर्गत पुस्तकें केवल एकाकी व्यवसायी अथवा साझेदारी फर्मों द्वारा ही रखी जा सकती है। वैधानिक नियमों के लागू होने के कारण कंपनियां इस प्रणाली के अनुसार लेखा पुस्तकें नहीं रख सकती। छठवां है अपूर्ण लेखा। इस प्रणाली में कुछ लेन देनों के दोनों रूपों का और कुछ लेन देनों के एक रूप का लेखा किया जाता है। कुछ लेन देनों का बिल्कुल भी लेखा नहीं किया जाता। और सातवां है अंतिम खातों का निर्माण। क्योंकि इस पद्धति में नाम मात्र और वास्तविक खातों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, अतः अंतिम खाते बनाना इतना सरल कार्य नहीं होता। अंतिम खाते केवल तभी बनाए जा सकते हैं जब उपलब्ध सूचना का दोहरा लेखा में परिवर्तन कर लिया जाए और जो लुप्त मदें ज्ञात कर ली जाए। फिर भी संपत्तियां और दायित्वों की राशि केवल अनुमान पर ही आधारित होगी। यही कारण है कि
इस प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए गए संपत्तियों और दायित्वों के विवरण को स्थिति विवरण की बजाय अवस्था विवरण कहा जाता है। अपूर्ण लेखा प्रणाली की विशेषता हो जाने के बाद अब हम आते हैं अपूर्ण लेखों का उपयोग या लाभ। इसमें पहला है मितव्ययिता। अपूर्ण लेखों को बनाने में अधिक खर्च नहीं आता, क्योंकि रोकड़ पुस्तक एवं व्यक्तिगत लेखे रखे जाते हैं, जिससे समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। दूसरा है छोटे व्यवसायों के लिए उपयोगी। छोटे व्यवसायों में प्रायः नकद लेन देन होते हैं एवं संपत्तियां व दायित्व कम होते हैं। ऐसे व्यवसायों में कम से कम समय में अधिकतम सूचनाएं प्रदान करने हेतु यह पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा है एकल व्यवसायी व साझेदारी फर्म के लिए उपयोगी। अपूर्ण लेखा प्रणाली केवल एकल व्यवसायी तथा साझेदारी फर्म के लिए ही उपयुक्त है। वैधानिक नियम लागू होने के कारण कंपनी द्वारा इस पद्धति से पुस्तकें नहीं रखी जाती। चौथा है प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। यह प्रणाली इसलिए उपयोगी है क्योंकि लेखे सुविधानुसार रखे जाते हैं। लेखांकन के लिए प्रविष्टि, ज्ञान, योग्यता, प्रशिक्षण की आवश्यकता इस प्रणाली में नहीं होती। और पांचवा है लोचपूर्ण प्रणाली। यह प्रणाली अत्यधिक व्यवहारिक होने के कारण दोहरा लेखा प्रणाली के कठोर नियमों से मुक्ति दिलाती है। इसमें आसानी से परिवर्तन इस प्रणाली के अंतर्गत किया जा सकता है। दोहरा लेखा अर्थात अपूर्ण लेखा का उपयोग या लाभ हो जाने के बाद अब हम आते हैं अपूर्ण लेखा प्रणाली की सीमाएं या हानि की ओर। इसमें पहला है अव्यक्तिगत लेखों की उपेक्षा। इस प्रणाली में केवल व्यक्तिगत लेखों को ही महत्व दिया जाता है तथा अव्यक्तिगत लेखों की उपेक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप इससे सभी लेखों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा है तलपट बनाना। इस प्रणाली के अंतर्गत संभव नहीं होता। कुछ सौदों की दो रूपों में से केवल एक ही रूप का लेखा किया जाता है, अतः गणितीय शुद्धता के अभाव में तलपट बनाया जाना संभव नहीं हो पाता। तीसरा है छल कपट की संभावना होना। इस प्रणाली में लेखों पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता, अतः छल कपट की संभावना प्रबल होती है। चौथा है तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं। प्रत्येक लेन देन के पूर्ण लेखे न रखे जाने के कारण इस प्रणाली से एक वर्ष की व्यापारिक स्थिति की तुलना दूसरे वर्ष की व्यापारिक स्थिति से न किए जा सकने के कारण व्यवसाय की प्रगति का वास्तविक अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता है। पांचवा है सही वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त न हो पाना। वास्तविक खाते न बनाए जाने के कारण चिट्ठा बनाया जाना संभव नहीं हो पाता, जिससे वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही अवस्था विवरण भी व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं कर पाती। छठवां है उपयोगी आंकड़े प्राप्त न होना। सौदों के अपूर्ण लेखे रखे जाने के कारण व्यापार के संबंध में उपयोगी आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाती। सातवां है अशुद्धि का निरूपण न होना। इस पद्धति में पूर्ण लेखे न रखे जाने के कारण अशुद्धियों का निरूपण अर्थात उसका समाधान उतना सरल नहीं हो पाता जितना कि दोहरा लेखा प्रणाली में होता है। आठवां है व्यवसाय के विक्रय के समय संपत्तियों का उचित मूल्यांकन संभव नहीं। व्यवसाय के विक्रय के समय विविध संपत्तियां तथा विशेषकर ख्याति का इस पद्धति के अंतर्गत सही मूल्य निर्धारण कर पाना कठिन कार्य हो जाता है।
और अगला पॉइंट है आयकर व विक्रय कर में इसे अमान्य घोषित कर देना। शुद्ध लाभ एवं विक्रय का सही ज्ञान न हो पाने के कारण आयकर अर्थात इनकम टैक्स और सेल टैक्स के निर्धारण में इस प्रणाली के अनुसार रखे गए लेखों को मान्यता नहीं दी जाती एवं अधिक कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने में भी इस प्रणाली के अंतर्गत इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अपूर्ण लेखों से लाभ हानि ज्ञात करने के लिए इस प्रणाली में सौदों के लेखे अपूर्ण किए जाते हैं। तथापि एक विशेष अवधि के अंत में व्यवसायी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए निम्न 2 विधियों को अपनाया जाता है, जिनमें पहला है अवस्था विवरण पद्धति अथवा पूंजी तुलना विधि और इसी में दूसरा है दोहरा लेखा प्रणाली में परिवर्तन विधि। इसके लिए अवस्था विवरण बनाया जाता है। अवस्था विवरण पुराने चिट्ठे के आधार पर जिनमें दायित्व और संपत्ति का उल्लेख करते हुए पूंजी ज्ञात किया जाता है, तो पूंजी का बराबर सूत्र होता है संपत्तियां माइनस दायित्व। इसके बाद लाभ के विवरण अर्थात लाभ हानि के लिए विवरण तैयार किया जाता है। इसके बाद यदि कोई सूचनाएं हो अर्थात जो समायोजन हो जो छूट गया हो, अवस्था विवरण और लाभ हानि बनाते समय जो सूचनाएं या कोई मदद जो छूट जाती है उनके लिए समायोजन करना पड़ता है, तो प्रारंभिक और अंतिम पूंजी की गणना कर उसकी तुलना की जाती है। इस प्रकार लाभ हानि को ज्ञात किया जाता है, परंतु शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए समायोजनाओं पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। इस तरह से अपूर्ण अभिलेखों से खाते बनाना छोटे व्यापारियों के लिए सरल और महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।